Hello students, we will discuss here chapter first of history from 11th class. The chapter is from the beginning of time. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मनुष्य के स्टार्टिंग पीरियड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका हमने इस इवोल्यूशन को डिवाइड किया है, हमने कुछ पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में। पार्ट स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ इवोल्यूशन, फेजेस ऑफ प्लेसेस ऑफ इवोल्यूशन, social aspects, economic aspects, cultural aspects and phases of Stone Age. फेजेस ऑफ इवोल्यूशन को हम डिवाइड करते हैं, सब डिवीज़न होता है इसका 2 पार्ट्स में, और इस 2 पार्ट्स को भी हम सब डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। पहले पार्ट का सब डिवीज़न होगा कि सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग था वो एप की कैटेगरी में आता था, जो कि बंदरों से और लंगूरों से काफ़ी मिलता जुलता था, केवल उसकी पूंछ नहीं होती थी। वो कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथिकस में, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था उसका डेवलपमेंट होकर कन्वर्ट हो गया होमो इरेक्टस में। होमो इरेक्टस जो था वो खड़ा होकर चलने वाला मनुष्य था, और धीरे धीरे उसने 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना सीख लिया था। होमो इरेक्टस कन्वर्ट हुआ होमो सेपियंस में। होमो सेपियंस जो था वो मनुष्य जिसकी बुद्धि का कुछ विकास हो चुका था और वो पशुओं की कैटेगरी से कुछ अलग माना जा सकता था, यानी कि होमो सेपियंस हम उस मानव को कहते हैं जिसमें बुद्धि का विकास हो चुका था, उसकी सोच समझने की क्षमता जो है पहले की बजाय काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। इसके बाद उसका दूसरा पार्ट आता है मॉडर्न ह्यूमंस और हंटर गैदरर्स। मॉडर्न ह्यूमन, ये जो 4 पार्ट हैं ये हमारे जो अर्ली स्टेज में लगभग 56 लाख साल पहले मनुष्य का जो अवतरण हुआ था धरती पर, उस समय टाइम पीरियड के लिए माना जाता है। लेकिन ये बीच में गैप आ गया और वो मनुष्य जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद जो दोबारा से मनुष्य का जन्म हुआ लगभग 1,60,000 साल पहले, उसको हम आधुनिक मनुष्य या मॉडर्न ह्यूमन में काउंट करते हैं। और ये मॉडर्न ह्यूमन 2 कैटेगरीज में आता है कि मॉडर्न ह्यूमन से उसने डेवलपमेंट करते करते वो हंटर गैदरर तक पहुंचा, और हंटर गैदरर से धीरे धीरे उसने अदर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करते हुए वो आगे उसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद आता है प्लेसेस ऑफ इवोल्यूशन। प्लेसेस ऑफ इवोल्यूशन का मतलब है कि मनुष्य का जन्म क्या पूरी अर्थ पर सभी कॉन्टिनेंट्स में एक साथ अलग अलग जगह पर हुआ था, या फिर एक ही जगह से वो अलग अलग जगहों पर चला गया। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें हम देखेंगे कि मनुष्य ने किस तरह से भोजन कलेक्ट करना सीखा, शेल्टर किस तरह से बनाना सीखा, वो किस तरह से उसने गुफाओं में रहना सीखा या झोपड़ियाँ बनानी शुरू की। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कि धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट करते हुए उसने फार्मिंग सीखी। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पालना सीखा, और व्यापारिक गतिविधियाँ भी उसने सीखी। आफ्टर दैट कल्चरल एस्पेक्ट्स। कल्चरल एस्पेक्ट्स में कुछ अदर एक्टिविटीज़ थी, जैसे पेंटिंग है, स्टोन टूल्स को बनाना है, ये सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं हम। इसका किस तरह से विकास हुआ वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है कि ये सारा जो हिस्ट्री है हमारा, उसका सोर्सेज क्या है। सोर्सेज हमें कहाँ से पता चलता है इन सब के बारे में, कहाँ से इस इतिहास का निर्माण हुआ। उसके लिए सोर्सेज हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। फॉसिल्स, फॉसिल्स मीन्स जीवाश्म। उन मनुष्यों की जो स्ट्रक्चर है, बॉडीज़ के जो हड्डियां हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं और उसको एक स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं कि स्टार्टिंग के ह्यूमन बीइंग में और बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस आए, वो उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स से हम पता करते हैं कि मनुष्य में जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, कैसे पहले उसने मोटे मोटे पत्थरों को बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना पाता था वो, फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसमें उसने तीखे करके उन्हें एक तीखे औजारों के रूप में उसने पत्थरों को यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद बोन्स को भी उसने उसकी जो बोन्स मिलती हैं उनको भी उसने औजारों के रूप में भी यूज़ किया, और उसके साथ साथ इन बोन्स को हम जोड़कर एक स्ट्रक्चर भी तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें उस हिस्ट्री के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। अब आता है फेजेस ऑफ स्टोन एज। जब मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया तो उस स्टोन एज को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो फर्दर डिवीज़न होगा, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे।
इसके बाद आता है प्रेजेंट डे हंटर गैदरर वर्सेस बोथ मैन एंड वुमेन इन प्रेजेंट सोसाइटी। हंटर गैदरर जो उस समय का था और आज का जो हंटर गैदरर, आज भी हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो आज भी हंटर गैदरिंग करके अपना गुजारा करती हैं। उनका हम जब कंपैरिजन करते हैं उस अर्ली मैन से, तो उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिवीज़न है, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बोथ मैन एंड वुमेन इन प्रेजेंट डे सोसाइटी मीन्स उस समय और आज की सोसाइटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मनुष्य जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं, उसका हम कंपैरिजन करके इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। Now we will discuss our first topic, phases of evolution. Phases of evolution means step by step जो gradual डेवलपमेंट हुआ मनुष्य का, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने कैटेगराइज किया था एप के रूप में। तो एप जो थे वो प्राइमेट्स, जो सबसे पहले मैमल्स की एक कैटेगरी बनाई गई वो थी प्राइमेट्स। उस प्राइमेट कैटेगरी में सब डिवीज़न में आता है एप, मनुष्य उसी कैटेगरी का है, मनुष्य और बंदर ये दोनों उसी कैटेगरी में आते हैं। ये डिवीज़न लगभग हम 240 मिलियन ईयर्स एगो के टाइम पीरियड में करते हैं। और इसमें एप जो है वो मनुष्य का एक एंसेस्टर था, जिसको बाकी सारी एक्टिविटीज़ और जो स्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली मंकी से मिलता जुलता था, लेकिन उसको उसकी पूँछ नहीं होती थी, ये उसमें डिफरेंस था। इसके बाद उसमें डेवलपमेंट हुआ और वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। Hominids are further subdivided into branches known as genus, of which Australopithecus and Homo are important. 56 million years ago, 56 लाख वर्ष पहले जो ह्यूमन स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं उनको होमिनिड्स कहा गया। और होमिनिड्स को कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया जिसको जीनस कहा जाता है। इन ब्रांचेस में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मीन्स अपराइट मैन, मतलब मनुष्य ने अब खड़ा होकर चलना सीख लिया। जब तक वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस तक की स्टेज में था तो वो पशुओं की तरह ही 4 पैरों पर चलता था। धीरे धीरे उसने अपवर्ड मूवमेंट किया और धीरे धीरे वो खड़ा होने लगा। अपराइट वॉकिंग वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड ओवर टाइम। काफ़ी लंबे समय तक अपवर्ड जो वॉकिंग थी यानी कि खड़े होकर चलना काफ़ी समय तक वो नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसको सीख लिया। एज टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस वॉकिंग इंक्रीज्ड, क्योंकि जब तक वो 4 पैरों पर चलता था तो वो उतनी स्पीड से नहीं चल पाता था। अब 2 पैरों पर चलने से उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ और वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करने लगा और जो टूल्स वगैरह बनाने लगा। मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप्ड। धीरे धीरे 56 लाख ईयर्स एगो जो था वो काफ़ी इसमें चेंज आया मनुष्य में। उसके अगली जो कैटेगरी आती है हमारी वो है होमो सेपियंस। लिटरली इसका मतलब होता है थिंकिंग मैन और वाइज मैन। अभी तक जो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी वो लगभग पशुओं या बंदरों से मिलती जुलती थी, चिंपैंजी या गोरिल्ला से मिलती जुलती थी। उनमें बहुत ज़्यादा माइंड कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन जो होमो सेपियंस जो 4th कैटेगरी आती है उसमें माइंड का डेवलपमेंट हो चुका था, इसलिए हम उसको बुद्धिजीवी के नाम से भी जानते हैं। द रिमेन्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीशीज। These are often distinguished from one another on the basis of differences in bone structure. For instance, species of early humans are differentiated in terms of their skull size and distinctive jaws. जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम अलग अलग स्पीशीज़ में क्लासिफाइड करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनको डिस्टिंगाइज या डिवाइड करने का कुछ हमारे बेस होते हैं, जैसे उसका बोन स्ट्रक्चर क्या था या उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या था। वो उसमें सबसे मेन जो बदलाव जो आया, जो चेंजेस आए वो उसके जबड़े में आया। मतलब पहले जो जबड़ा था वो बाहर की तरफ निकला होता था, फिर धीरे धीरे उसका जो उसमें काफ़ी चेंजेस आए वो ह्यूमन और वो स्कल जो कि मस्तिष्क का साइज़ है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। मीन्स उसमें धीरे धीरे मेंटली डेवलपमेंट हुए और उसकी जो बुद्धि है वो और पशुओं के बजाय थोड़ा ज़्यादा
डेवलप हो गई। टूल मेकिंग भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि मनुष्य ने अब टूल बनाना सीख लिया था क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास हो चुका था। नाउ कंपैरिजन, हम अब डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग और जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उसमें क्या डिस्टिंक्शन किया जा सकता है। द स्कॉलर्स हु फील दैट ethnographic data cannot be used for understanding past societies। कुछ स्कॉलर्स का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हमारे पास डाटा है केवल हम उसके आधार पर हम प्राचीन सोसाइटीज़ को का डिवीजन का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते आज की सोसाइटीज़ से, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दे हैव नॉट अप्लाइड डायरेक्टली द स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज़ टू इंटरप्रेट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। जिस समय के बारे में हम केवल अंदाज़ा लगाते हैं, उस समय की जो हमने अंदाज़ा लगाकर जो हिस्ट्री बनाई है, उस हिस्ट्री को हम आज के जो हंटर गैदरर्स हैं हम उनसे बिल्कुल डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। दे हैव द आइडियाज़, उनके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं। द प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज़ परस्यू सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद हंटिंग एंड गैदरिंग। उनका मानना है कि जो आज का ह्यूमन जो हंटर गैदरर पीपल हैं हमारी सोसाइटीज़ के, उनमें और प्राचीन जो अर्ली मैन था उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आज के जो हंटर गैदरर्स हैं वो कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं हंटिंग और गैदरिंग के साथ साथ, जबकि उस समय के मनुष्य केवल हंटिंग गैदरिंग में ही इन्वॉल्व रहते थे। दीज इंक्लूड इंगेजिंग इन एक्सचेंज एंड ट्रेड इन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस और वर्किंग एज पेड लेबरर्स इन द फील्ड्स ऑफ नेबरिंग फार्मर्स। आज के जो हंटर गैदरर्स हैं वो ना केवल जंगलों से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आसपास के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में बेचते हैं, और उसके साथ साथ वो लेबरिंग का काम भी करते हैं। आसपास के जो किसान होते हैं उनके यहाँ खेतों पर लेबरिंग का काम करते हैं। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो अर्ली हंटर गैदरर और आज के हंटर गैदरर में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है, इसलिए हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। मोर ओवर these societies are totally marginalized to all senses, geographically, politically and socially। उसके अलावा जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो आज की जो बाकी सोसाइटी है वो इन हंटर गैदरर्स के साथ कुछ डिफरेंस रखती है, उनका मार्जिनलाइजेशन होता है। ये वो एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। उनका पॉलिटिकली जो हमारी बाकी सोसाइटीज़ से सोशली और पॉलिटिकली इंटरकनेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल ही उनको अलग माना जाता है, यानी कि हमारी मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है वो उसको अपने से मैच नहीं कर पाती है। द कंडीशंस इन विच दे लिव आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्ली ह्यूमंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस था उसकी कंडीशंस और आज का जो हंटर गैदरर है उसकी कंडीशंस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। देयर आर ट्रिमेंडस वेरिएशन अमंगेस्ट लिविंग हंटर गैदरर सोसाइटीज़, इसलिए हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। देयर आर conflicting data on the issues such as relative importance of hunting and gathering, group size and the movement of place to place। क्यों इसमें हम इतना डिफरेंस क्यों कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ कन्फ्लिक्शंस हैं। क्योंकि वो जो डाटा है वो हमने एक इमेजिनेशन के आधार पर तैयार किया है। हमने जो हमारे पास जो प्रूफ्स हैं वो एग्जैक्टली उसको हम ये नहीं कह सकते कि एज इट इज़ ही हुआ होगा, तो वो उस जो एक सोच है उसके आधार पर तैयार किया गया डाटा है, उसको हम इससे मॉडर्न हंटर गैदरर से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे सामने एज इट इज़ हैं और उनको हम इनसे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए हंटिंग गैदरिंग ओवरऑल यही काम था। उनका साइज़ और ग्रुप मूवमेंट प्लेस टू प्लेस जो था वो अलग अलग था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। आज के जो हंटर गैदरर्स हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज के हंटर गैदरर्स और हंटर गैदरर्स में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। द हंटर ह्यूमन सम आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट, कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि होमिनिड साइट्स डेटेड टू 2 MYA मीन्स 2 मिलियन ईयर्स एगो। होमिनिड्स जो थे वो 2 मिलियन ईयर्स एगो थे
they directly applied specific data from present day and societies to interpret the archaeological remains of the past. जो आज हमारे पास स्पेसिफिक डाटाज हैं प्रेजेंट डे का, उसको हम उन जो होमिनिड्स 2 मिलियन ईयर्स एगो थे उनसे एकदम से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस आ चुका है आज से, और 2 मिलियन ईयर्स एगो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इसलिए हम इसको ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, उसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हम मान सकते हैं कि हाँ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हम सिमिलैरिटीज़ भी नहीं गेन कर सकते, क्योंकि उसके उस टाइम में और आज के टाइम में एक लंबा टाइम पीरियड जा चुका है।